So let me know. Rana, कोई doubt? अर्श, शताक्षी, ओके। हाँ राना, राना अनम्यूट नहीं हो पा हाँ रहे। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, कर दिया अनम्यूट। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर सूडो वेक्टर क्या होता है? क्या? सूडो वेक्टर। सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी, विच डजंट एग्जिस्ट। वो तो पता है सर, हम्म। लेकिन वो सर्कुलर मोशन में कैसे आएगा सूडो वेक्टर? हाँ, सर्कुलर मोशन में वन फोर्स इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ सर। ओके। और जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा, ओके, वो क्या हाँ। एक्सपीरियंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज हाँ इट सर। हैज टू बैलेंस न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, but to balance that there is equal and opposite reaction force, which is called as centrifugal as pseudo force, and the direction of that force is outwards, तो उसको pseudo vector कहते हैं। मतलब सर अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ तो सूडो वेक्टर अपवर्ड पॉइंट करेगा। हाँ, ऑपोजिट। अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट जा रहा है तो अपवर्ड तो पॉइंट करेगा ना। अपवर्ड की पॉइंट करेगा। सूडो वेक्टर सर अपवर्ड पॉइंट करेगा अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो सर्कुलर मोशन हो गया ना। हाँ, तो मैं भी सर्कुलर मोशन के चैप्टर से डाउट पूछ रहा हूँ सर। हाँ, तो सर्कुलर मोशन में अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर है, हम्म। हाँ, तो फिर तुमने क्या बोला? उसके आगे क्या स्टेटमेंट क्या है? वो किस चीज का तुम पूछ रहे हो? सर मैं पूछ ये रहा हूँ कि सूडो वेक्टर का जब डायग्राम देखा, हम्म। तो सर नीचे से वो चालू हो रहा है, बीच में कट जा रहा है, और उसके बाद वो सर्कल के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। सर्कल क्या रिपीट हो रहा है? नहीं समझ रहा मुझे कुछ डायग्राम ही तुम्हारा। दिखा सकते हो क्या तुम रुको, अभी दिखाऊंगा कैसे सर? वीडियो पे? हाँ दिखाता हूँ, 2 मिनट हाँ। लोड होने दो सर। दिखा भाई, दिख क्यों नहीं रहा? अच्छा। सर्कल सर्कल दिख रहा है सर? हाँ। यही पूछ रहा हूँ सर। अरे ये तो इसके वेक्टर से रे, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया हुआ है। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ सर, कि हाँ, जब तो कोई तुमने ऑब्जेक्ट सूडो मूव वेक्टर करेगा। बोला ना। अरे हाँ तो दो सूडो ज्यादा वेक्टर ही है सर, डायरेक्शंस। पढ़ो ऊपर। हाँ, दो ज्यादा डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी इज अ सूडो वेक्टर, ओ। तो विच एक्ट्स तो सर, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर लेकिन वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी है। हाँ। तो सर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम्म। तो उसका साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव होगा। हाँ, और ऊपर अगर आ गया ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, तो साइन नेगेटिव कन्वेक्शन आ गया नेगेटिव नीचे। होगा। हाँ, बिकॉज राइट हैंड थंब रूल अप्लाई होता है उसमें। अच्छा। थंब पॉइंट्स द तो सर, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा सर, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें भी लगता है स्केलर साइन क्वांटिटीज कन्वेक्शन? में नहीं लगता, क्योंकि जो डायरेक्शंस है ना, दे आर द डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द प्लेन है, समझा? हाँ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस होता है। नहीं तो है तो उसको रेडियंस एंगल सप्लीमेंट्री। हाँ वो ठीक है, लेकिन सर उसका अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एम नॉट एल नॉट टी नॉट हो जाएगा। थीटा भी आएगा हाँ थीटा तो आएगा। एंगल, सर उसको समझे? रेडियन में रिप्रेजेंट करना जरूरी है? हाँ, डिग्री में एंगल्स किया तो हमेशा नहीं चलेगा? रेडियंस, हमेशा रेडियंस में। अच्छा, बाप रे। ठीक है सर, समझ गया। ओके। हर्ष, you want to ask what is inertial and non-inertial frames? Harsh, can you hear me? Yeah, sir. Yeah. Inertial frames means where your law of inertia holds true. Example. Suppose if I just tell you like
Inertial, like anything where force applied can create a change in its position, can be referred to your inertial frames. So I Simple example, you can take an example of a car moving with certain velocity, constant velocity, you can say. got this somewhere. If a frame is at rest to uniform velocity, it's called inertial frame. Huh. And when the frame is accelerated, it's called non-inertial frame. Yeah, means the frames if it is changing with respect to another object. That way also you can say, because there the law of inertia doesn't hold true Yeah. if it is changing. Got it. Thank you. Yeah. Yeah, Anushka, you want to ask something? Yes. Yeah, Anushka. Sir, last Your voice is not. time You're not. you solved example 1. So I do not understand that, sir. Example 1 of errors. Sir, I'll type it in the chat section. Okay, you type it in the. Acha, example 1. But example 1 of what? Least count. Okay. Means we need to go back. Vernier caliper, right? Yes. This one? Yeah, this one. Okay, fine. Because See, you have taken 1 degree is equals to 30 minutes. that 60 I minutes. did not understand. Acha, that conversion you didn't understand. That is actually an angle representation. Now your angle is measured in terms of degree. So that angle is represented in a form called as sexagesimal form. In that sexagesimal form, whenever you are representing an angle, you represent that angle in terms of degree, minute, and second. As you represent time in hours, minutes, and seconds, the same way angles are represented in terms of degree, minute, and seconds. Okay, so same conversion is there. So we just relate that your 1 hour is corresponding to your 1 degree in that conversion format. So when you convert degree to minute, so 1 degree is 60 minutes. So that is your first relation what we have. 1 degree will be equal to 60 minutes, and your 1 minute is 60 seconds. So when you represent this in the form of your angles, so suppose if I tell you 30 degree 2 minute and 2 seconds, so this is written as 30 degree means it is raised to 0. I'm just representing the symbolical form. Yeah, Anushka. Okay. So don't compare that with the indiced form or anything. I'm just representing that degree symbol. So 30 degree. Then for minute you write 60 raised to, you put a single dash. Okay. So if I say it is 2 minutes, so it will be 2 raised to dash. And if I say 30 seconds, so that will be 30 raised to double dash. Yeah. Got the form? So it is 30 degree. Degree will be raised to 0. 2 minutes will be 2 raised to single dash and 30 raised to double dash. So this is your angle representation. Got it? And this is called as your sexagesimal form of angles. In math, you will learn the conversions. Okay. 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 So no doubt in calculation. This was the only doubt. So calculation, so you just substituted the value. I did not understand the sum only. There, so I just related the thing because when I want to find the least count, one simple formula I had that
if I know the minimum smallest division on mean scale, and if I know how many vernier scale division it has, I can directly divide them and get the value of least count. Yeah. That is one form. But sometimes they might give you relation between the vernier scale division and mean scale division. So whenever there is a relation, you cannot directly apply that formula. So for that, we have the second formula, which is stated over here, which is your least count equal to mean scale division minus vernier scale division. Now this division means that is the smallest value on mean scale. VSD means smallest value on vernier scale. So this is your second alternative formula to be used whenever a relation is given between the vernier scale and mean scale. So in the example, see the first line itself, they are giving us the relation. And that relation was specified as the vernier scale division is divided into 30 divisions. And that was coinciding, means that was equal to 29 mean scale. So there was a relation between vernier scale and mean scale. Okay. And at the same time, they gave us that what is your one mean scale division equal to. So that was nothing but half degree. Right? Okay. Then we represented. Then MSD was 0.5. Understood. Understood? Then Okay, there was a understood. formula. Okay. Yeah, thank you. Thank you, sir. Satakshi? यस सर हाँ क्या पूछना है तुम्हें फॉर्मूला नहीं मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है we have to convert it to CGS form but what is Young's modulus of scale so you want to know what is Young's modulus first right है ना सताक्षी yes sir हाँ so जब भी Young's modulus की बात करोगे that is y equal to Young's modulus is nothing but your stress by strain okay stress is nothing but force per unit area तो ये जो formula है for your stress part that will become force per unit area yes okay and divide by strain strain is change in dimension upon original dimension okay so Young's modulus is for your wire so change in dimension is nothing but change in length that I will assume as small l and strain is divided by your original dimension so you can say this is your stress divided by strain will be small l by capital L so small l was the change in length capital L was your original length okay so this formula will end up to F capital L by A small l is it so yes so what will be the MKS form of this now Newton meter upon meter square into meter 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 तो कट हो जाएगा Newton per meter square yeah so can't you convert Newton per meter square to CGS form because Newton will become dyne and meter will become centimeter Newton to dyne is 10 to the power 5 meter square to centimeter square is 10 to the power 4 so 10 to the power 5 by 10 to the power 4 is how much 10 so what is your conversion is simply 10 value सर एक और डाउट है मैं टाइप कर रही हूँ हाँ टाइप कर दो I'll just copy it on the screen इट इज अ बिट हाँ चल सर्कुलर मोशन में W क्या रिप्रेजेंट करता है यार आना W is omega is angular velocity represented in circular motion is your angular velocity and formula गलत लिखा है omega is V by R not VR राना
राना क्लियर है? आई एम नॉट हाँ सर, वो फॉर्मूला तो सही लग रहा है सर। ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ओमेगा इज इक्वल टू वी, 2 मिनट रुको सर, चेक करके बताता हूँ। अरे मैं दूसरा वाला, बता अरे रहा हूँ सर अरे रुको 2 मिनट सर, दूसरा अरे वाला राइट म्यूट है, कर दो, अरे पहला राइट वाला है म्यूट तो कर। राइट है। अरे रुको सर, ऐसे अरे कैसे? सच्ची ओमेगा इक्वल टू वी बाय। चेक एंड लेट मी नो। हाँ सर, 1 सेकंड में बताता हूँ। तो कितने माइक्स ऑन कर रहे हो तुम? चलो, एनी अदर डाउट? Anushka, Arsh, anything else you have? Just parallelly solve the worksheet if you want, which is being forwarded to Vernier, and zero errors in Vernier. That part you can solve. राना वीडियो पे कुछ दिखा रहे हो क्या? V इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैंने बोला तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। राना वही तो मैंने कहा। अच्छा सर, समझ गया। मैं सर थोड़ा उल्टा कर दिया। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा था तुम्हें। चलो, ओके समझ सर, गया ना अभी? हाँ सर। ओके ओके सताक्षी, यू हैव रिटन। ओके रुको, पहले मैं इसको कॉपी कर लूँ जरा। By root of 2ax minus x square is equal to a raised to n sin inverse. ये सताक्षी, यही है क्वेश्चन? हाँ हाँ, अब मुझे एक बताओ चीज से, ये रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये डिनोमिनेटर में है ना पूरा? हाँ ओके, वो पूरी चीज रूट के अंदर है, राइट? सर, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देती हूँ। टोटल इंटीग्रेशन में dx बाय होल रूट ऑफ 2ax minus x square is equal to a to the power of n sin minus 1 in bracket x by a minus 1. ओके, And they are asking value of n, option 0, minus 1, 1, none of these. 0 1 -1 and none of this. Condition you may use dimensional analysis to solve the problem. तो मेरे को वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं आ रहा। एक मिनट रुको, ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है डायरेक्टली, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस 1 जो है, ये जो साइन इनवर्स का है वो पूरा अंदर है उसके। सॉरी, तुम मुझे स्क्रीन पे दिखा सकते हो क्या, वीडियो ऑन करके? सताक्षी, पॉसिबल है? जस्ट अ मिनट। हाँ दिखाओ। ना दिख पाएगा, एक पेपर पे लिखो ना बड़े से, एक पेपर पे पूरा क्वेश्चन लिखो और मेरे को ये करो, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट है कि ये जो x बाय a माइनस 1 है ना, ये वाला पार्ट सिर्फ कंफर्म करना कैसे रिप्रेजेंटेड है। सर मेरे को एडिट करने के लिए अलाउ करो तो मैं लिख देती हूँ उधर। क्या? मेरे को सर एडिशन करने के लिए अलाउ करो तो मैं उधर लिख देती हूँ। हाँ कर लो।
लिख पाओगे तुम? Okay. This is the question. Okay, तो ये पूरा क्वेश्चन है. हाँ. Okay. तो अभी इसमें हमें क्या करना है? n फाइंड करना है. Okay. तो अभी इसमें ये तो पूरा इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला हाँ. है ना? तो इसमें मतलब मुझे पहले डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. होल स्क्वायर का फॉर्मेट जो करते हैं ना हम लोग, हाँ. ये डिनोमिनेटर. तो इस क्वाड्रेटिक को अगर होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, राइट? तो इससे मैं डिनोमिनेटर पार्ट वाला लिख के बताता हूँ. तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला रूट के अंदर आएगा दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, ये ऐड सबट्रैक्ट किया और बचा हुआ जो है उसको वैसे लिखते हैं प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब ये नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाला एक पार्ट रहेगा, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट के अंदर अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, राइट, प्लस ए स्क्वायर. सही है? दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस और सेकेंड टर्म क्या होगा, x माइनस a. हाँ, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, राइट है? तो अभी ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया. एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज गिवन एज, मतलब इसका जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, माइनस a प्लस a एंड x माइनस a माइनस a. या 1/a साइन इनवर्स, साइन रेज टू -1 मतलब साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. ये एक्चुअल फॉर्मूला है इसका. ओके, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस a आएगा. ओके, बिकॉज इट इज नॉट ओनली x, इट इज एक्चुअली x माइनस a, बराबर? और बाहर वाला a तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम a स्क्वायर ही था. तो देखो ये ब्रैकेट वाला फॉर्म आ गया x बाय a माइनस 1 और अंदर बाहर वाला पार्ट क्या था, 1/a. तो a का पावर क्या आएगा, माइनस 1. क्लियर है? हाँ. मतलब सर इंटीग्रेशन का उधर कुछ काम नहीं था. नहीं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये डियर. ओके. हाँ, इंटीग्रेशन 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला है. तो इंटीग्रेशन से ये हमको रिजल्ट मिला. हाँ, तो जो साइन इनवर्स के बाहर होता है दैट इज 1/a. तो इसलिए उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पूछा था a का पावर क्या है. तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है तो तुम डायरेक्टली बोल पाते कि a का पावर -1 है. ओके. तो पर तुम लोग के लेवल के लिए ये नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, बिकॉज इंटीग्रेशन का जो ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ जब हम 11th में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ना मैथ्स में, फिजिक्स में ये कहीं नहीं आएगा. अब लेकिन अगर मैथ्स में ये टॉपिक तुमने कर लिया देन दे विल आस्क इन फिजिक्स. सो इट इज एक्सपेक्टेड ओनली इन जेई और नीट, इस टाइप का क्वेश्चन. एचसी वर्मा का पहला चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है. हाँ, एचसी वर्मा तुम 11th वाला वॉल्यूम उठाया ना? हाँ. हाँ, तो उसमें आएगा.
एक मिनट सर लिखने दो। हाँ, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन में तो बॉडी एक्सीलरेट करता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। यार राना हाँ सर। हाँ, एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन इन रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होता है वैसा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। सर लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है तो एक्सेलरेशन होगा ही। हाँ, तो वो जो एक्सीलरेशन की तुम बात कर रहे हो वो तो रेडियल एक्सीलरेशन है। पर जब भी हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स की बात करते हैं, दो डायनामिक्स है हमारे पास, एक ट्रांसलेशनल डायनामिक्स है और एक रोटेशनल डायनामिक्स है। जब हम ट्रांसलेशनल डायनामिक्स की बात करते हैं तो हम लोग सब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसे बोलते हैं। बट जब हम सर आसान भाषा रोटेशनल में डायनामिक्स, समझा, हाँ, आसान भाषा में समझा। आसान भाषा में जब भी कोई रोटेशन या रिवॉल्यूशन वाली चीजें होती हैं तो इन चीजों से रिलेटेड कुछ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो उन प्लेन को परपेंडिकुलर होते हैं, सर्कुलर मोशन के प्लेन को या रोटेशनल मोशन के प्लेन को अलोंग द एक्सिस। तो जो टर्म्स तुम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसके लीनियर मोशन पे पढ़ोगे, वही टर्म्स तुम एंगुलर के टर्म्स में पढ़ोगे इन रोटेशनल एंड सर्कुलर, जिसका डायरेक्शन प्लेन को परपेंड। तो जो तुमने मुझे पहले डायग्राम बताया था, हाँ सर। वो वेक्टर वाला, हाँ सर ये याद है। हाँ, तो वही है उनका डायरेक्शंस। तो ये टर्म सिर्फ कभी आते हैं जब तुम रोटेशनल की बात करते, या सर्कुलर होगा या रोटेशनल होगा। रोनित, ये तो मोमेंट का क्वेश्चन है। 4 meter long rod of negligible weight is supported at a point 125 centimeter from its one end, and a load of 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support on the shorter arm. रोनित, इसका मैं डायग्राम बता दूं क्या तुम्हें कैसे आएगा? हाँ सर। तो तुम आगे का पार्ट तो सॉल्व कर ही दोगे ना? हाँ। अरे कहाँ गया? हाँ, तो देखो इसका डायग्राम जो है, पहले रुको इसको मैं निकाल दूं। हाँ, अरे तो ये तुम्हारा हो गया 4 मीटर लॉन्ग रोड। हाँ सर। बराबर। अभी इन्होंने क्या बोला हुआ है कि तुम्हें इसको सपोर्ट करना है कितने पॉइंट पे? 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। बराबर। तो चलो इसको मैं यहाँ पे सपोर्ट कर देता हूँ। तो सपोज 125 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। हाँ। ओके, तो सपोर्ट हो गया। इसके बाद में क्या बोला उन्होंने? तो ये शॉर्टर आर्म हो गया, ये लॉन्गर आर्म हो गया। तो इन्होंने क्या किया? लोड 18 kgf is suspended at a point 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट। मतलब मुझे यहाँ पे एक लोड यहाँ पे लगाना है, समझ गए? वैल्यू कितना होगा? 18 kgf एफ। हाँ। बराबर। और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, 125 माइनस 65। सिर्फ 60 होगा ना, सपोर्ट से डायरेक्टली 60 बोला उन्होंने। सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, उन्होंने तो क्या बोला है? सस्पेंड एट अ पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट। तो जो तुम बोल रहे हो 125 माइनस, वो तो ये डिस्टेंस हो गया, वो चाहिए ही नहीं मुझे। सर ठीक है सर। हाँ, अब ये आ गया। इसके बाद में इसका वेट, अब इसका वेट कहाँ पे करोगे तुम? एग्जैक्टली सेंटर पे। तो चलो अगर सेंटर पे ले लिया मतलब यहाँ पे होगा उसका वेट W। बराबर। हाँ तो इसको अपन ले लेते W। तो वेट तो उसका दिया नहीं है, पूछा है क्या? सर। हाँ, इफ अ वेट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द लॉन्गर आर्म, पूछे सर। ओके, चलो फिर तो ठीक वो है। सब क्वेश्चन लिख के दूं क्या? नहीं चलेगा, समझा। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया अभी? तो ये वाले एंड से लेके ये एंड, ये कितना था? 125 था। बराबर। और वेट कितने एंड पे बोला है? सर वेट निकालना है। नहीं कितने एंड पे लगाया हुआ है?
250 centimeter. कहाँ से? From the support on the longer arm है सर. फ्रॉम द सपोर्ट ऑन ये द वाला, लॉन्गर आर्म. हाँ मतलब ये डिस्टेंस 250 हो गया. हाँ आ गया ना फिर आंसर. तो 18 ठीक है into सर. 60 is equal to W into 250. इक्वेट कर दो, आ गया आंसर. हाँ सर. Anushka, you want to ask something? Angular acceleration is a vector or scalar. Vector है. Angular acceleration, angular velocity, both are vector quantities. राना, यही तो तुमने स्टार्टिंग में पूछा कि वो वेक्टर क्या नाम दिया था? सूडो वेक्टर्स. और कुछ? राना निकाल, सॉरी रोनित, ये निकाल दूं क्या डायग्राम? हाँ सर. कुछ डाउट हो तो सामने से अनम्यूट कर देना, मैंने सेटिंग्स में चेंज किया हुआ है. You can unmute yourself whenever you have any doubt. Force of 10.5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 37 degree with the vertical. Find the component of the force in the vertical direction. 10.5 cos 37. तो cos 37 तो 3/5 होता है ना. हाँ, वो स्टैंडर्ड था ना 53 और 37 वाला. 53 और 37 वाला सर, 4 और 3. हाँ बराबर. सताक्षी आ गया. ये तो वेक्टर दिया हुआ है ऐसा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है ना, ये वाला, और वर्टिकल एक्सिस के साथ उन्होंने एंगल बोला हुआ है 37. तो अगर ये एंगल 37 है, इसका मतलब ये कंपोनेंट जो भी होगा दैट विल बी f cos 37. या सताक्षी? Yes, sir. और वो क्या दिया था मैंने, वो 3753 वाला स्टैंडर्ड फॉर्म. हाँ. उठा लेते हैं. हाँ, तो अगर ये एंगल 37 है, ये एंगल 53 है, And तो third फिर one. 3 4 5 वाला था ना फॉर्म. हाँ. ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5. सही है? सही है राना. बहुत फायदा है NSCGS का.
सर हाँ बोलो राना। सर अभी मैं एक आपको फिगर दिखाऊंगा वीडियो पे। इसका अरे मतलब सर सर्कल का। हाँ उसको सर ये बताइएगा कि उन लोगों ने वहाँ पे दो एंगल इक्वल कैसे किया। अच्छा LBQ और AOB दो एंगल हैं। हाँ वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले। हाँ करो डिस्प्ले। हाँ क्या चाहिए फिर इसमें? सर इसमें LBQ और AOB हाँ दोनों थीटा कैसे हुए? हाँ तो एक काम कर लो ना, OBM जो है, OBM OBM तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। राना मैं हाँ ऐसे, सर। हाँ चलो OBM तुम्हारा ऑल्टरनेट एंगल हो गया। उसके हाँ बाद में सर। देखो जो MBQ है, MBQ विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेडियस और हाँ सर। टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो हाँ अगर सर। MBQ 90 माइनस थीटा है तो LBQ क्या हो गया? थीटा। वो थीटा तो वो भी थीटा हो जाएगा। हाँ सर समझ गया। चल हाँ ठीक। यस एनीथिंग एल्स? राना खजाने से निकाल कुछ और डाउट और है या नहीं? सर सर्कुलर मोशन तो पूरा टॉपिक ही बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे डाउट निकलेंगे। बिना पढ़ाए तुमने शुरू कर दिया। लास्ट ईयर तो किया था ना? NGS में क्या सर? हाँ, इसलिए सदमा आ रहा तुम्हें। चलो कोई नहीं, देखो तो टॉपिक करने तक मुश्किल ही आएगा। रोनित कुछ डाउट है? रोनित, अनुष्का, शताक्षी? सर बोलो। लीनियर एक्सेलरेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कोई चेंज क्यों नहीं होता वेलोसिटी में? हॉरिजॉन्टल के अलोंग, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म ये बोला हुआ है ना। यूसीएम का केस अगर लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सर अगर v cos थीटा को v cos थीटा फाइनल होगा, हम्म v इनिशियल होगा, हम्म cos थीटा का एंगल अगर 0 के पास जा रहा है हम्म यानी छोटा होते जा रहा है यानी हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हम्म तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। हम्म इसलिए v माइनस v 0। हाँ बट जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, दैट इज ड्यू टू दैट रेडियस। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द रेडियस वेक्टर। नहीं सर उसका तो कंपोनेंट निकाल लिया ना सर, तो नहीं नहीं नहीं, ऊपर वही वाला मैं और बता नीचे रहा वाला हूँ। पैरेलल हो गया। ए पॉइंट से बी पॉइंट से जैसे वो मूव कर रहा है ना, हाँ अगर सपोज वो रेडियस से कनेक्टेड नहीं होता तो ए तो हाँ टेंजेंशियली निकल जाता ना सीधा, हाँ बाहर निकल जाता है। और उसकी वैल्यू तो वी ही रहती। हाँ सर। तो इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल। बट क्या हो रहा है अभी, ये रेडियस वेक्टर के कारण द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन है। हाँ सर। हाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। So in presence of radius vector, if the velocity is changing, we call it as radial acceleration. In the absence of radius vector, velocity change ही नहीं होगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बराबर। So it will move straight with the same, तो उसमें क्या बोलेंगे उसको? Tangential acceleration, which value is 0. अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, मतलब अगर उसकी स्पीड वैल्यू चेंज हो रही है while revolving, तो दैट टाइम अगर रेडियस वेक्टर नहीं है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ सर। मैग्नीट्यूड उसका, दैट मींस इट इज हैविंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम्म, और जब रेडियस वेक्टर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब उसके पास रेडियल भी है, तो रेडियल भी है टेंजेंशियल भी है। तो जब दो वेक्टर्स एक साथ ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय पाइथागोरस। सर समझा और एक और रहा? बात। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन है विच इज कॉल्ड एज रेडियल। हाँ ये सर। पक्का क्लियर है? हाँ सर। क्योंकि अगर रेडियस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट टेंजेंशियली निकल जाता,
और टेंजेंशियली उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब टेंजेंशियली उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन है? सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल। ये क्लियर है? हाँ सर, ये अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो इसमें अगर रेडियस वेक्टर नहीं है तभी भी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ सर, मतलब उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। हाँ अगर रेडियस वेक्टर होगा तो उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन भी है, हाँ सर, मतलब उस पॉइंट के पास कितना एक्सेलरेशन है अभी? 2 एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट, हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस, रेडियस दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रूट ऑफ हाँ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो हाँ, ये वो तुम्हारा ट्रायंगल सर्कुलर मोशन लगेगा। का, सर्कुलर हाँ। मोशन के लेवल 2 का फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। सर आपको रटा हुआ है क्या? अरे अभी कितने साल हो गए मुझे फेस में अच्छा। क्या एक्सपेक्ट करते? ओ। ओके, तो कर लेना अप्लाई उन 2 क्वेश्चंस में, आ जाएगा। नहीं आएगा तो सर आपको ही पूछूंगा सर फिर से। कोई नहीं, कोई नहीं, क्वेश्चन रीड करोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा जो मैंने चीज बताई। सर और एक और बात, हाँ। मतलब सर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों में एक ही रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा। बिकॉज आर के कारण ही तो वो रोटेट होता है ना। तो वही तो मतलब मैंने अगर फैक्टर सर बताया। 2 बार t आएगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या 2 बार? मतलब सर पहले वाले फॉर्मूला में एक ही बार t आएगा ना वेलोसिटी के टाइम पे। टी मतलब? t मतलब टाइम सर, समय। अच्छा। पहले वाले में एक ही बार t आएगा जो दोनों सेम रहेगा, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक हाँ रिलेशन मिलेगा। हाँ दूसरी बार दोनों के पास 2 t रहेगा, हाँ इसलिए दोनों बार कैंसिल हो जाएगा, हाँ इसलिए दोनों का रिलेशन सेम रहेगा। हाँ, बराबर। समझ गया। मतलब तुम वो रिलेट कर रहे हो ना कि ए इक्वल टू आर ओमेगा है तो, सॉरी, वी इक्वल टू आर ओमेगा है तो ए इक्वल टू आर अल्फा कैसा है, ये बता रहे हो ना? हाँ फिक्स्ड पुली के केस में एफर्ट एंड लोड इज इक्वल, रोनित, हाँ सर। है ना? और मूवेबल पुली के केस में योर एफर्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लोड, बराबर है ना? ऐसे ही है ना? हाँ क्योंकि हम लोग वो लिखते हैं ना कि लोड इज इक्वल टू 2T आएगा, क्योंकि मूवेबल के केस में 2 टेंशन वायर्स होते हैं और टेंशन इज इक्वल टू एफर्ट, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 2E। तो एक के केस में होगा L इज इक्वल टू 2E, ये होगा तुम्हारे मूवेबल के केस में। हाँ, और फिक्स में दोनों सेम। हाँ, फिक्स में तो दोनों सेम होता है एग्जैक्ट। हम्म। हाँ यही है, और कंपेयर करना है तो रेशियो लेना है, तो रेशियो विल बी 1:2। ओके सर। शताक्षी, कोई डाउट नहीं? अनुष्का, शताक्षी, रोनित? सर मैंने तो अभी पूछा था। अच्छा हाँ रोनित, हाँ 2:1 रोनित, बराबर। क्योंकि फर्स्ट में L इक्वल टू E है फिक्स में, और मूवेबल में L इक्वल टू 2E है, तो फर्स्ट केस का E हो जाएगा L, सेकेंड केस में E हो जाएगा L/2। तो अगर तुम रेशियो लोगे L/L/2 तो इट विल बी 2:1। हाँ रोनित, समझा क्या? हाँ सर। सर एक और बात पूछनी थी सर, और ब्लॉक और टैकल सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 3 है, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो 3 बनाने ना वो, मतलब ऊपर एक फिक्स आएगा, बराबर, और 2 मूवेबल आएंगे।
मेरे को अभी वो वेलोसिटी रेशियो कितना दिया है? 3 दिया है। हाँ सर। तो इसमें तुम ऊपर 2 और 1 नीचे 1। हाँ हाँ सर वो स्ट्रिंग का जो है ना वो वाला जानने कैसे करते हैं? अच्छा, वो घूमेगा कैसे, वो बता रहे हो, पूछ रहे हो? हाँ तो इसके केस में ना ऐसा हो जाएगा। अभी मैं डायग्रामेटिकली चलो ट्राई करता हूँ इसका, अगर हो जाए तो ये एक पुली आएगा, बराबर। हाँ सर। ये दूसरा इधर, और इधर एक 3, बराबर। हाँ तो अभी हमें अगर स्ट्रिंग को पास करना है तो फर्स्ट स्ट्रिंग तो यहाँ से पास हो गया, बराबर। फिर ये जाएगा नीचे, नहीं फिर नीचे वाला बड़ा करना पड़ेगा ना। सर समझ गया सर, वो नीचे से फिर सेकंड वाले में जाके और नीचे वो लोड आएगा। सर समझ गया। नीचे वाले पे लोड आएगा, मतलब सिर्फ ये वाला सर्कल है ना, सिर्फ ऊपर वाले के इसका बनाना है, शेप का, समझा? हाँ सर। हाँ, तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया ऐसे, और फिर ये यहाँ से जाके बीच में जाएगा, और और फिर ये इसको नीचे कनेक्ट होके इधर बीच में लगेगा ऐसे। तो तुम्हारा लोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। ओके। और ये तो दोनों एक साथ कनेक्टेड है, सही है। हाँ सर। शताक्षी ने कुछ पूछा है। हाँ शताक्षी, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अच्छा, बट है क्या क्वेश्चन? द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ IAC फिजिक्स प्रैक्टिकल इन is 100 minutes, okay. Then express the term in micro centuries. वो हो गया। अच्छा, वो एक्सप्रेस हो गया, हाँ। ओके। उसके बाद में क्या बोला है? How many micro centuries did you sleep yesterday? That is your condition of normal condition in Indian colleges. मतलब वो लिखना वो क्वेश्चन ही वैसा है। अच्छा, क्वेश्चन दिया है वैसा, कंडीशन इन इंडियन कॉलेजेस। Normal in IC physics practical period in Indian colleges is 100 minutes. हाँ स्पेसिफाई किया इंडियन कॉलेजेस में। बराबर। Express this period in microcenturies. 1 microcentury is equal to तो 10. उसका कितना आंसर आया तुम्हें माइक्रो सेंचुरी के टर्म्स में? पता नहीं किधर तो किया, मैं भूल गई। अभी कर देती हूँ। 1 माइक्रो सेंचुरी कितना है? 10 to the power minus 6 into 100. बराबर, मतलब 10 to the power minus 4 होगा। और फिर ईयर्स को तुम इसमें लेकर आ जाओगे मिनट्स में, ओके। फिर वो कन्वर्जन से वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन जो है ना, हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे, इसका मतलब ये तो तुम अपना कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। यू कंसीडर इट एज 7 hours और यू कंसीडर इट एट 8 hours। अच्छा, खुद का अज्यूम करना है। yes yes yes, that depends on your case, that is a practical question। तो अगर सपोज मैं 7 hours लूँ तो मुझे बस 7 hours को माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करना है, सो दैट इज वन फॉर्म ऑफ कन्वर्जन।
और बेटर क्या है, डायरेक्टली 10 आवर्स ले लो, तो 10 आवर्स से और से इजी हो जाता है। या शताक्षी? आंसर गिवन इज 1.9। हाँ 1.9 माइक्रो सेंचुरी आएगा बराबर। हाँ, दूसरा आंसर नहीं दिया। हाँ तो दूसरा आंसर अभी तुम क्या कर लो, सिर्फ स्लीपिंग टाइम को 8 आवर्स ले लो या 10 आवर्स ले लो एंड आंसर को आवर्स में कन्वर्ट करो। ओके सर। 10 आवर्स को कन्वर्ट इनटू माइक्रो सेंचुरी। राना पढ़ाई भी कर लो, इतना मत सो। जो लास्ट 5 मिनट्स और कोई क्वेश्चंस?